हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आप सभी कैसे हैं। आप सब ज़रूर अच्छे होंगे। गॉड की कृपा से आप सब अच्छे, बहुत अच्छे होंगे। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, है ना। जितनी बेहतर आपकी पढ़ाइयाँ रहेंगी, जितनी बेहतर आपकी तैयारियाँ रहेंगी, उतना बेहतर आपका एग्ज़ाम होगा और आपको एक मजबूती पाएगी। तो आज हम लोग एक संकल्प लिए हुए हैं कि हम लोग को काफ़ी बेहतर तरीक़ा से अपनी पढ़ाई को करना है और अच्छा से सेट लगाना है, ठीक है। क्योंकि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट करने की कोशिश करना है। भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इसलिए सारे बच्चे अपनी पढ़ाई बहुत अच्छा से करेंगे। क्योंकि आपको जो 48,000 रुपये मिलने वाला है ना। इधर भी कभी ध्यान देना है और नॉलेज पर भी ध्यान देना है। तो ये पैसा इतना आसान भी नहीं है, और आसान भी है उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छे से अपना मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज फिर से हम एक सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। एक मॉडल सेट है, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है और कुछ न्यू क्वेश्चन भी है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और हम लोग अपने चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। और अभी जितने बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, कम से कम पहले आप उन बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर भाई कर दो और शेयर करो और उनसे बोलो कि भाई आप लाइव में हो तो लाइव में, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपके यूट्यूब पर पड़ा रहता है, आप देखते रहो, है ना। और आप तैयारियां करते रहो। अब धीरे धीरे आपको हम सब चीज़ इस पे बोले थे कि उपलब्ध कराएंगे। तो आपको मैथ्स अब छोटा मोटा चल रहा है, सीरीज चल रही है। साइंस, इधर सोशल साइंस आपका चल रहा है। और उसके बाद चिंता करने की विषय नहीं है, धीरे धीरे आपको सारा चीज़ हम करा देंगे। रीजनिंग जस्ट बहुत जल्दी इस पे आने वाला है, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करें क्वेश्चन को। आपके स्क्रीन पे ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और फिजिक्स का क्वेश्चन ये कहता है, पहला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। क्वेश्चन क्या है भाई, अनुदैर्ध्य तरंगे जो है उत्पन्न की जा सकती है। देखो, तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक अनुदैर्ध्य, एक अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो है किस में उत्पन्न कर सकते हो भाई, क्या केवल ठोस में कर सकते हो, या गैस में कर सकते हो, या केवल द्रव में कर सकते हो, या ठोस द्रव गैस तीनों में कर सकते हो। आपको बताना है जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है आप किस में उत्पन्न कर सकते हो। तो हमेशा ऐसे एक बात याद करके रख लो भाई, अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होता है बाबू, तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। जो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अपने फटाक फटाक नाम और एड्रेस लिख के फटाक फटाक भेजे, ताकि हमको पता चले कि कौन कौन से बच्चे ऐड हो गए हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो। आप लोगों से यही विनती है, यही सपोर्ट है। बाकी आप लोगों से कोई कुछ मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं। आप मस्त पढ़ाई करो, आपकी पूरी सहायता यहाँ से मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है बाबू, एक समान वृत्तीय गति में, आप क्वेश्चंस को देखो, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। एक देखो, एक वृत्त है यहाँ पे, सर्कल, और ये जो सर्कल है आपको यहाँ पे बताना है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। चाल और वेग दोनों अचर रहता है, चाल और वेग दोनों चर रहता है। अचर का मतलब कि बदलता नहीं है, चर का मतलब कि बदलता है। देखो यहाँ पे जो दिया है ना, अचर, अचर का मतलब होता है जो नहीं बदलता है, चर का मतलब होता है जो बदलता है। चाल और चर, चाल चर और वेग अचर, मतलब चाल चाल बदल जाएगा और वेग नहीं बदलेगा, ठीक है। या दोनों चाल अचर है और यहाँ पे वेग आपका क्या है, चर है। तो ये बदल जाएगा, मतलब ये नहीं बदलेगा और ये बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस रहेगा और आपको बताना है कि इसमें कंडीशंस क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक समान वृत्तीय जो गति होता है ना, इस एक समान वृत्तीय गति पे हमेशा याद रखिएगा चाल कभी बदलता नहीं है। चाल कभी क्या नहीं होता है, बदलता नहीं है। लेकिन इसमें वेग में क्या होता है कि चेंजिंगें आती रहती है, जिसकी वजह से त्वरण जो होता है हमेशा बदलते रहता है। त्वरण क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का जवाब को अच्छा से याद करके रखिएगा, ठीक है। वृत्तीय गति में चाल अचर होती है, लेकिन वेग हमेशा बदल जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं और अगला क्वेश्चन अभी आपके पास है, किसी स्थान पर, हाँ मस्त क्वेश्चन, किसी स्थान पर स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि उस स्थान पर सरल सरल लोलक का दोलन का आवर्त काल 2 सेकंड हो तो लोलक की लंबाई क्या होगी। देखो भाई, ये न्यूमेरिकल सरल लोलक का कभी छोड़ नहीं रहा एग्जाम में, आपके हर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन रह रहा है।
तो कभी भी आपको ध्यान देना है कि इसका क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सरल लोलक की लंबाई के लिए हम लोग पिछले लेक्चर में कई बार पढ़ चुके हैं। अगर जो बच्चा निकाल के बताना चाहते हो वो बता भी सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। आपको हम एक रूल्स देंगे, एक तरीकाएं देंगे, आप वहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हैं। एक फार्मूला याद करके रखिएगा सरल लोलक निकालने के लिए। एल बराबर फार्मूला होता है, लंबाई निकालना है ना सरल लोलक की लंबाई, तो एल बराबर जो फार्मूला होता है, स्मॉल एल का जो मान होता है, ठीक है, वो फार्मूला क्या कहते हैं भाई, कहता है टी स्क्वायर, यानी टाइम का स्क्वायर कर दीजिए, स्मॉल जी से गुणा कर दीजिए, और क्या होता है भाई 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया क्या निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए। हम लोग अब इसमें काम को भाई करेंगे, मान पुट करेंगे। आप देखो टी का मान, T4 होता है टाइम, G4 का मान आपको दिया है 4 का भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान होता है 22/7, आप सबने याद करके रखा है। आप इसमें मान को पुट कीजिए। टी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ भाई, 2 का स्क्वायर, क्लियर हो गया। 9.8 जी का मान था, तो 9.8 हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। 4 का मतलब 4 होता है, और पाई का मान क्या होता है भाई 22/7 या 3.14। यानी आप इस कैलकुलेशन को करो, 2 दूना कितना होता है 4, तो 2 दूना एक बार क्या कर दे रहे हैं 4 कर दे रहे हैं। 4 से 4 आपका यहाँ कट गया। इसका यहाँ पे क्या होता है 4 पाई स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर कर दिए। इसका डबल गुणा, इसका मतलब ये कि इनको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के दौरान आप कैलकुलेशन करके चेक करो, कैलकुलेशन करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा। कैलकुलेशन करने के दौरान आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.994 मीटर। जो आपको हम रूल बताए हैं, जो आपको हम तरीका बताए हैं, उसी रूल से बनाना है सरल लोलक की लंबाई। ये फॉर्मूला याद कर लो बाबू, आपके क्वेश्चन में हर बार ये क्वेश्चन रह रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला याद कर लो, हम बोल रहे हैं, है ना। इसको नोट आउट कर लो सारे लोग, जो फॉर्मूला बोले आप वीडियो को बैक कर लो, कौन फॉर्मूला लिखवाए थे और कैसे कैसे बताए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के अणु, ठीक है ध्यान से देखिए, किसी पदार्थ के अणु उसकी किस अवस्था में गति के लिए लगभग पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। किसी पदार्थ के अणु उसकी किस अवस्था में गति के लिए लगभग पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में, पदार्थ की द्रव अवस्था में, या पदार्थ की ठोस और द्रव दोनों में, या पदार्थ की गैसीय अवस्था में। आपको बताना ही है इसका सही जवाब क्या होगा, पदार्थ की ठोस अवस्था में कि पदार्थ की द्रव अवस्था में, पदार्थ की ठोस द्रव दोनों में, या गैस में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी पदार्थ का जो अणु होता है वो किस अवस्था में गति के लिए लगभग पूरी तरह स्वतंत्र होता है। सबसे बेहतर फ्रीडम किस में होता है भाई, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कोनो भी पदार्थ का कौन सबसे ज्यादा अगर फ्रीडमता से घूम रहा है, तो बताओ कि पदार्थ का कौन सा अवस्था हो सकता है। आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 है और इसका मस्त जवाब होगा, याद रखिएगा, पदार्थ का कण हमेशा गैसीय अवस्था में हमेशा फ्रीडम, जैसे हवा गैस है तो उसमें जो कण होता है वो काफी फ्रीडमता से घूम सकता है। लेकिन बताओ पत्थर ठोस है, उसमें कण भाई कहाँ घूम सकता है, द्रव में भी नहीं घूम सकता, थोड़ा पास पास में होता है। लेकिन गैस का कण जो होता है ना काफी दूर दूर होता है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में घूम सकता है। क्लियर। प्रश्न संख्या आपके पास 5 नंबर है भाई, और 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हुए गिरती है। तो 15 डिग्री का कोण बनाते हुए गिरती है, तो कह रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताओ। तो देखो रे भाई, हाई 15 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 15। ध्यान से समझ ले, फिर से एक बार फिगर बना रहे हैं। इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण बना रहा है 15 डिग्री का एंगल, तो जब ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15, ये भी कितना होगा 15, तो ये 15 और 15 कितना हो गया 30। ये टोटल कितना होता है, टोटल होता है 180 का। तो 30 तो यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, तो इतना बचा कितना, तो 180 में से 30 घटा दो तो ये हो गया 150। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 150। हमने बोला था कि इस टाइप का भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है तो रहता है। क्लियर हो गया। यानी जब भी इस तरह का प्रश्न आए आप न्यूमेरिकल जैसे बनाए वैसे देख लो, है ना, और न्यूमेरिकल बनाना वो जरूर आप लोग सीख जाओ। प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और प्रश्न संख्या 6 है, रडार से भेजी गई तरंगे वायुयान से लौटकर 10 के पावर 3 सेकंड के बाद रडार के पास वापस पहुंचती है। यदि तरंग का वेग 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड हो, तो वायुयान की बताना है दूरी कितनी होगी। आपके पास 6 नंबर प्रश्न है, और 6 नंबर प्रश्न का जवाब आप बताने की कोशिश करोगे। ये कैसे मतलब आप मतलब डिस्टेंस को निकाल सकते हो, तो बताओ। इसका वेग दिया हुआ है और फिर इसका आपका टाइमिंग। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है कि रडार से भेजी गई जो तरंगे है ना, आप देखो रडार से भेजी गई जो तरंगे है वायुयान से लौटकर 10 के पावर 3 सेकंड, 10 के पावर 3 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1 पर 3 गो जीरो, यानी 1000 सेकंड।
आप देखो, हमने रडार से क्या किया, एक तरंग को भेजा, यहाँ पे वायुयान है, इससे गया और टकराया और वापस लौट रहा है, और लौट कर 10 के पावर 3 सेकंड के बाद रडार तक वापस आता है। यदि करें कि जो तरंग का जो वेग है वो है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर इतना अगर है तो ये कह रहा है कि तो बताइए कि वायुयान और रडार के बीच की दूरी कितनी है। तो इस क्वेश्चन को जब भी अगर बनाना हो तो दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यानी एस बराबर, एस को दूरी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तरंग का वेग गुणे रडार से वायुयान में जाने में लगा हुआ समय। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे जो समय दिया हुआ है वो हम लोग का तरंग का वेग कितना था, 3 गुणे 10 के पावर 8। क्लियर हो गया। उसके बाद मतलब लौट को आने में समय कितना लगा, तो ये ध्यान दो पहले आप। तो ये हो गया 10 के पावर मान लो 3 हो गया, और उसके बाद आप देखो कि एक बार इधर से गया, एक बार इधर से आया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम हमारा टोटल समय दिखा रहा था, तो केवल अगर हमको डिस्टेंस निकालना तो हम एक तरफ ही लेंगे, एक तरफ। तो एक तरफ का हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, जब इस कैलकुलेशन को हम लोग पूरा करेंगे तो आप देखो 2 से इसको कट करोगे तो 1.5 अर्थ में कट जाएगा, 1.5 दूना 3 होता है, और 10 के पावर यहाँ पे 8 है या 10 के पावर यहाँ पे 3 है, तो 10 के पावर 8 है, 10 के पावर 3 है। देखो 10 के पावर 3 को हम लोग 1000 कहते हैं, और 1000 जो होता है वह मीटर को किलोमीटर में बदल सकता है। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 गुणे 10 के पावर 8, और जो 10 के पावर हमारे पास 3 बचा था उसको हम किस में कन्वर्ट कर दिए, किलोमीटर में, क्योंकि हमारा आंसर जो ऑप्शन में दे रहा है सब किलोमीटर में दे रहा है। तो क्या आया था, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर हमारा आंसर आया था, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपके वाई स्क्रीन पर है, सूखे सेल का जो ऋण ध्रुव होता है किस भाग को माना जाता है। सूखा जो सेल होता है उसका ऋण ध्रुव किस भाग को माना जाता है, कार्बन की छड़ को माना जाता है, या कपड़े की थैली को माना जाता है, या आप यहाँ से देख लो अदर, इसका जो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, जास्तेक को माना जाता है, या नौसादर की लेई को माना जाता है। आपके पास 7 नंबर प्रश्न था, और 7 नंबर प्रश्न का आपको क्या बताना है, जस्ट आंसर बताना है। तो उसमें जो जिंक की जो चीजें होती है, यानी 7 का 3 जो होता है जस्ते को, उसी को हम लोग मानते हैं ऋण ध्रुव। क्लियर हो गया। एक BU2 यूनिट किसके बराबर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है। एक BU2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रश्न संख्या 8 है। एक BU2 को ही कहते हैं, BOT को ही हम लोग कहते हैं बोर्ड यूनिट, 1 किलोवाट घंटा। एक BOT को हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा का मतलब ही होता है 1 यूनिट। आपके जो घर में जो बिजली चल रही है, जिसको आप यूनिट में मेजरमेंट करते हो, यही होता है 1 BOT कहो, चाहे 1 किलोवाट घंटा कहो, ठीक है, चाहे 1 यूनिट कहो। क्लियर हो गया। प्रश्न अगला है भाई, कह रहा है यहाँ पे, एक फ्यूज तार सदैव किससे जुड़ा होता है। जो फ्यूज का तार होता है वो हमेशा जोड़ा किससे जाता है, अर्थिंग वाले तार से जोड़ते हो, या न्यूट्रल तार में जोड़ते हो, या लाइव तार में जोड़ते हो, या इनमें से कोई नहीं। आप एक बात, लाइव का तार का मतलब होता है जीवित तार, जिसमें करंट एक्चुअल में आ रहा है। तो 9 नंबर आपके पास प्रश्न है, और आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। हमेशा याद रखो, आप फ्यूज को जोड़ेगा क्या, कभी फ्यूज को अर्थिंग में जोड़ने से आपको फायदा है। न्यूट्रल तार जिसमें लाइन जा नहीं रहा है वो न्यूट्रल है, उसमें जोड़ोगे। भाई फ्यूज कभी भी जोड़ोगे जिसमें वायर में लाइन है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पास हो रहा है, उसमें फ्यूज जोड़ोगे, ताकि कोई भी घटना होगा तो फ्यूज कट जाएगा और हमारी घटना होने से नुकसान जो होगा वो बच जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन हेतु किया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन का मतलब कि एक बड़ा सा नाभिक जो होता है, इस पर जब बमबारी किया जाता है न्यूट्रॉनों से, तो ये 2 छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। जब ये टूटता है तो इसमें से ऊष्मा निकलता है। इस ऊष्मा का उपयोग किस उत्पादन में करते हो, सौर ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा में, कि नाभिकीय ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर प्रश्न है, और इसका जवाब आपको बताना है कि क्या होगा। कभी भी याद रखना, इसी चीज का उपयोग करके, नाभिकीय विखंडन का उपयोग करके, जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं उन पे नाभिकीय विखंडन का यूज किया जाता है, नाभिक को तोड़ा जाता है और विद्युत का उत्पादन किया जाता है ना। इसमें क्या है भाई, यूरेनियम है, पोलिनियम है, इस सब तत्वों का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक पैदा किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। कह रहा है, जिस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है वह कौन सा है।
कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह की जो संख्या है, सैटेलाइट की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है? बृहस्पति का, प्लूटो का, शनि का, बुध का। 11 नंबर प्रश्न है, आपको बताना है कि किसका सबसे। तो अभी देखो सबसे ज्यादा अगर उपग्रह की अगर हम लोग बात करें तो वो किसका है? करीब मतलब कि शनि का सबसे ज्यादा उपग्रह है। सबसे ज्यादा अभी सैटेलाइट किसके पास है? शनि के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चले। अगला प्रश्न है, एक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो गया कि 5 ग्राम कैल्शियम में उसके मोलों की संख्या ज्ञात करो, जबकि उसका परमाणु संख्या कैल्शियम का दे दिया है 40। इस तरह का जब भी प्रश्न है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है। 5 ग्राम कैल्शियम, तो जितना वैल्यू दिया है ना उसको रख दो ऊपर, 5 को रख दो ऊपर। इसका आणविक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 40। इसको रख दो नीचे, कटाओ, 5 एकम 5 और 5 × 8 = 40। कितना बच गया भाई? 1/8। 1/8 बचा ना, 1/8 को भाग करो तो 1 गया अंदर और 8 आया नीचे। यहाँ पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट के बदले क्या आता है? देखिए हमने यहाँ पॉइंट लगाया तो पॉइंट के बदले आता है 0। तो 8 एकम कितना हुआ? 8। यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, फिर पॉइंट के बदले में 0 आएगा तो 8 दूना 16, 16 आ गया। 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 4, है ना। तो 8 दूना 16 और 4 बचा, तो 8 5 40। यानी आपका आंसर बताओ, आप भाग देकर खुद चेक कर लो। 1/8 को आप लोग भाग तो कौन सा होने वाला है? यानी 12 नंबर का जो आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 0.125 मोल। कभी भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो क्या करना, इसको ऊपर कर देना, इसको नीचे कर देना और कटा देना। देखना कि कितना ग्राम दिया है, जितना ग्राम दिया इसको ऊपर, इसके परमाणु द्रव्यमान को क्या कर दो? नीचे कर दो। क्लियर हो गया? कह रहा है मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितना होगा। तो देखो भाई, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो एटॉमिक नंबर को ही कहते हैं प्रोटॉन संख्या। एटॉमिक नंबर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर 12 गो प्रोटॉन है तो 12 गो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो 12 गो तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Mg++ दे रहा है, या इसका मतलब कि 2 गो इलेक्ट्रॉन ये किसी को दिया है तो अब ये 2 गो इस पर प्लस चढ़ा है। तो था इसका इलेक्ट्रॉन 12, लेकिन ये किसी को 2 गो दे दिया है। तो जब किसी को 2 गो दे दिया है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में आ गया? 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है? 14 नंबर आपके पास स्क्रीन पे ये प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कोलाइड नहीं है? रक्त, दूध, गोंद, लिक्विड। तो देखो लिक्विड हटाओ, रक्त, गोंद और दूध ये कोलाइड का उदाहरण है, लेकिन लिक्विड कोई नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लिक्विड। लिक्विड कोलाइड का उदाहरण नहीं है। अभी तक सारे बच्चे लगभग जुड़े हुए हैं, इत्मीनान से पढ़ाई कीजिए, समझ समझ के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्रिया नहीं करता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है रे बाबू? HNO3। तो आपको बताना है कि ये किससे क्रिया नहीं करेगा? सोना से, चांदी से, तांबा से, जस्ता से। 15 नंबर प्रश्न है और इसका जवाब बताना है कि इसका जवाब सही क्या होगा। तो याद रखना, ये सोना से अभिक्रिया नहीं करता है। किससे अभिक्रिया नहीं करता है? सोना से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक अवकारक अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकारक अवकारक अभिक्रिया नहीं है। प्रश्न संख्या 16 है और एकदम सोच समझ के इसका जवाब देना है, कौन ऑक्सीकारक अवकारक अभिक्रिया नहीं है। इसमें हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, इसलिए ये अवकरण तो कम से कम हो ही गया। ठीक है, उसके बाद CaCO3 और फिर HCl। तो इसमें जो कंडीशन हो रहा है ये चूंकि अपने ज़्यादा चीज़ को चेंजिंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकारक अवकारक अभिक्रिया नहीं होगा। 2 नंबर, ये थोड़ा सा रिएक्शन को समझना रहता है। अगला है कि कौन युगशील अभिक्रिया है? तो युगशील का मतलब होता है जो जुड़ के एक बन जाए। जुड़ के क्या बन जाए? एक बन जाए। तो क्या ये जुड़ के एक बना है? नहीं बना है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं 17 यहाँ पे। Na+, यहाँ पे देख लो भाई, Na+Cl2, तो ये बन गया NaCl। तो 2 गो मिलकर एगो बन गया ना। तो जब 2 गो मिलकर एगो बन गया तो ये युगशील हो गया, जुड़ गया। लेकिन ये अकेले क्या हुआ? 2 गो में टूट गया। ये अकेले क्या था? ये भी 2 गो में टूट गया। लेकिन हमको चाहिए कि 2 गो पदार्थ चाहे 3 गो पदार्थ हो, लेकिन बनना चाहिए एक ही पदार्थ। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं युगशील। समझा गया? ये जो है ना, एगो से जो टूट के 2 गो बना रहा है, इसको बोलते हैं वियोजन। तो जब वियोजन देगा ना तो हमेशा याद रखना, वियोजन का मतलब होता है एगो से 2 गो टूट जाना, और संयोजन यानी युगशील का मतलब होता है 2 गो मिलके एगो बना देना। ठीक है, क्लियर हो गया?
तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा योगशील। 18 नंबर प्रश्न है C+O2 कौन सी अभिक्रिया है। आप देख लो रे भाई, C+O2 कौन सी अभिक्रिया, दो गो मिलके जुड़ रहा है, तो दो गो मिलके जुड़ रहा है तो फिर से क्या बतिया, वही आंसर आ गया योगशील। प्रतिस्थापन नहीं होगा, वियोजन का मतलब होता है एगो से टूट के दो गो बनाना, अपघटन नहीं होगा क्योंकि अपघटन का मतलब भी होता है टूटना, योगशील का मतलब होता है जुटना। अगला प्रश्न फिर देखो 19 नंबर आ गया, और ये प्रश्न कह रहा है कि 230 ग्राम सोडियम धातु को जब जल में से अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। सोडियम धातु के मूलों की संख्या तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज्ञात करें। अरे भाई एक में देखो कोई प्रश्न पूछ दिया, 230 ग्राम सोडियम धातु है, तो 230 ग्राम सोडियम धातु है और कह रहा है कि सोडियम धातु के मोल की संख्या ज्ञात करें। तो सोडियम का आप यहाँ पे देख लो कितना हुआ, सोडियम का आप देख लो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना दिया है, तो 23 दिया है। हम आपको अभी जस्ट एक बात सिखाए थे कि जितना अगर मूल निकालना है कभी भी मूल निकालना है तो क्या करो, जितना वैल्यू दिया है इसको ऊपर कर दो। तो अभी वैल्यू दिया कितना रे भाई, वैल्यू दिया अभी आपका 230, तो 230 को कहाँ कर दो भाई, ऊपर कर दो। और इसका एटॉमिक मास को देख लो, सोडियम Na से सोडियम होता है, और सोडियम के मास को कहाँ कर दो 23 नीचे, 23 दहिया कितना होगा 230 होगा, यानी 10 मोल आया। अब आप एक बात बताओ, इतना में 10 मोल कहाँ है, 10 मोल एक नंबर में दिख रहा है ना, बाकी कहीं 10 मोल दिख रहा है, आगे हम निकाले चाहे नहीं निकालेंगे, अगर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो फटाक देकर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 नंबर आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1 नंबर आंसर आ जाएगा। समझा गया। तो एक ही हम निकाले, अभी दूसरा निकाले भी नहीं, एक निकाल कर आपको हम बस बता दें कि ऑप्शन से आप तुरंत कैसे टिक कर सकते हो। ठीक है, अगला है आपके पास 20 नंबर प्रश्न की आपको मिलान करना है, और ये आप याद करके रखो, है ना, आपको मिलाना है कौन किससे मिलेगा। तो देखो ये कह रहा है भूरा लाल हरा थोथा, तो हरा थोथा क्या होता है और पीला थोथा क्या होता है और उजला थोथा क्या होता है। ठीक है, और आपको इससे मिलाना है, सुमिलित करना। और ये प्रश्न जो आपके पास है, ये प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न कितना नंबर है, 20 नंबर प्रश्न है। तो आप लोग मिलान करके बताइए कि कौन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हरा थोथा किसको कहते हैं, देखो हरा थोथा जो होता है ना, ये होता है Fe2 Fe3O4, इसको हम लोग हरा में लेके जाए क्योंकि इसका कलर जो होता है वो हरा होता है। हम प्रश्न बात कर रहे हैं 20 नंबर का। ठीक है, तो जो हमारे पास 20 नंबर जो प्रश्न है ना, तो हम लोग 20 नंबर प्रश्न पे बात कर रहे हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O। अच्छा एक बात बताओ, Na2CO3 इंटू 10H2O जो होता है, इसका ये किसका फॉर्मूला है पता है, खाने वाला सोडा का फॉर्मूला है। खाने वाला सोडा आपके घर में आता है तो बताओ उसका कलर कैसा होता है, उजला कलर का होता है। इसका मतलब हुआ कि एक का कहाँ आंसर जा रहा है, सी पे जा रहा है। अब एक तो हमको मिल गया कि एक का सी पे जा रहा है, CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है, आप यहाँ से मिलाओ, एक एक चीज देखो, खाने वाला सोडा का फॉर्मूला जो हो गया ये हो गया, तो खाने वाला जो सोडा है Na2CO3, इसका ये होता है उजला। तो एक का सी हो रहा है, तो एक का सी हम लोग इसमें देखते हैं कहाँ, तो एक का सी आपका कहाँ है, 4 नंबर में। आप देखो ए का सी है, बी का डी है, सी का बी है और डी का ए है। तो एक प्रश्न को भी अगर हम लोग मिला लिए तो ये पूरा पूरा प्रश्न का मिल गया, टोटल का टोटल मिल गया, है ना। डी का ए यानी ये भूरा पर लेके चला गया, ए का सी यहाँ पे उजला पे लेके चला गया, उजला पे आ गया। ठीक है, और आपका बच गया MgSO4, तो इसको कहाँ लेकर गया था, बी का, आप यहाँ से देख लो बी का लेकर कहाँ गया था, डी पे, यानी इसको ये पीला होता है ना, और ये क्या होता है, ये हरा कलर का होता है। ठीक है, इसलिए इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कम से कम आपको एक फॉर्मूला भी अगर याद होगा तो आप ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होगा आप इसको आसानी से मिला सकते हो भाई। अगला प्रश्न देख लो, किसी वैद्युत अपघटन से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न हम लोग के पास आ गया स्क्रीन पर, बताना है कि वैद्युत अपघट्य से होकर विद्युत धारा प्रवाहित गमन के कारण क्या होता है। पहले बात ये समझ में बच्चों को नहीं आता है कि पहले वैद्युत अपघट्य क्या होता है। देख रहे भाई, अगर कोई भी लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में जो चीजें हों, तो अगर कोई लिक्विड जो होता है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक देने के वजह से इसमें इलेक्ट्रिक अगर चलने लगता है, तो उस लिक्विड को, उस पदार्थ को वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। जिस लिक्विड में इलेक्ट्रिक पास करता है वह वैद्युत अपघट्य कहलाता है। और वैद्युत अपघट्य, इसमें इलेक्ट्रिक पास होने का जो रीजन था वो होता है आयन। क्या होता है रे बाबू,
आयन होता है, हमेशा याद रखना। जो आप तार का इस्तेमाल करते हो ना, वायर का, सोना का, चांदी का, चाहे तांबा का, चाहे एल्युमिनियम का, तो उसमें इलेक्ट्रिक पास होने का वजह होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम बोलेंगे कि अगर कोई चीज द्रव अवस्था में है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक पास कराए तो इसमें इलेक्ट्रिक आने लगा, तो इसमें पूछेगा कि इसमें वजह क्या है, तो इसमें बोलना आयन वजह है। कौन वजह है? आयन। अगला 22 नंबर प्रश्न आपके एक पास स्क्रीन पर है कि तीन पदार्थ को अलग अलग गर्म किया। एक पदार्थ ने जलने में सहायता न देने वाली गैस दी, दूसरे में एक द्रव प्राप्त हुआ और तीसरा में निर्जल नीला थोथा कर दिया। तीसरे ने जलने में सहायता देने वाली गैस दी। वे पदार्थ थे, तो कौन थे भाई? आपको बताना है। तीन तरह का पदार्थ है और तीन तरह के पदार्थ का बात बताना है कि सही होगा। एक पदार्थ को जलने में सहायता न देने वाली गैस दी। एक पदार्थ ने ऐसी गैस दी जिसको जलाया तो वो जलने में सहायता नहीं दिया, तो भाई वो कौन हो सकता है? दूसरा, एक द्रव में प्राप्त हुआ, जलाए तो वो द्रव हो गया, भाई वो कौन हो सकता है? तीसरा, निर्जल थोथा को नीला में नीला कर दिया। तो ये तीनों जो चीज है एक्चुअल में ये पदार्थ है कौन, आपको बताना था। एक था भाई संगमरमर, एक था फिटकरी और एक था सोरा। आप तीनों का फॉर्मूला कमेंट्स में बताओ लोग कि संगमरमर, फिटकरी और सोरा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग 22 नंबर प्रश्न को कंप्लीट किए। 23 नंबर प्रश्न जीव विज्ञान में आ गए। अब फटाक फटाक प्रश्न चलेंगी। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समूचे विकास क्रम का प्रमाण है? समजात और अवशेषी अंग, समृद्धि और अवशेषी अंग, समजात और समृद्धि अंग, उपयुक्त में सभी। तो भाई विकास का प्रमाण तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लियर। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा धातु का आयन चाहिए रे भाई? सोडियम चाहिए कि कैल्शियम चाहिए कि पोटेशियम चाहिए कि फेरस चाहिए? रक्त में किसकी मात्रा होनी चाहिए कि वो रक्त को थक्का जमाए? 24 नंबर प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। 24 का सेकंड आंसर कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए, जिससे रक्त को ये क्या कर सकता है? थक्का बनाने में हेल्प करता है। अगला प्रश्न की तरफ है। जीव मंडल जैविक घटक को बनाते हैं। जीव मंडल जैविक घटक क्या बनाते हैं? निर्जीव, सजीव, दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 है और अब इसका जवाब बताना है। कभी भी याद रखना, जीव मंडल यार जैविक घटक का सजीव हिस्सा बनाते हैं, ना कि निर्जीव हिस्सा बनाते हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है सूत्रीय विभाजन के कौन से चरण में क्रोमोजोम के क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? तो इसमें समसूत्री विभाजन में कौन से चरण में क्रोमोजोम के क्रोमैटिड एक दूसरे से पृथक होते हैं? याद रखिएगा, इसका आंसर होता है मेटाफेज। मेटाफेज में ये क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रश्न संख्या आपके पास 27 है और ये क्वेश्चन कर रहा है समुदाय से अभिप्राय है। समुदाय से अभिप्राय का मतलब क्या हुआ? समान जाति के जीवों का समूह, या समान समष्टि के जीवों का समूह, या विभिन्न जातियों के समष्टि का समूह, या मानव जाति का एक स्थान पर समूह। बताना है समुदाय का मतलब क्या हुआ। हम जब भी समुदाय कम्युनिटी की बात करते हैं तो हमारा मतलब धैर्य क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो विभिन्न जातियों के समष्टियों का समूह, ये समुदाय कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है कि रक्त कोशिकाओं की कोशिका निर्माण भित्तियां कहलाती है। रक्त कोशिकाओं की कोशिका निर्माण भित्तियां कहलाती है पैतृक, हीमोसाइट, ऑक्सियोनेटिक साइट या एंडोथेलियल कोशिका। रक्त कोशिका की कोशिका निर्माण भित्तियां क्या कहलाती है? ये 28 नंबर प्रश्न है और 28 नंबर प्रश्न का आपको जवाब बताना है कि क्या आंसर होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, बता दें हम, ठीक है, इसको कहते हैं इंडोथेलियल कोशिका। क्या कहते हैं रे बाबू? इंडोथेलियल कोशिका। याद कर लेना, जो चीजें नहीं याद होगी ना उसको याद करके रख लो। एक प्रभावी पूर्वज का जीन प्रकार से इसे अप्रभावी पूर्वज के साथ संकरित करके निर्धारित होता है, यह संकरण कहलाता है। एक प्रभावी पूर्वज का जीन प्रकार इसे अप्रभावी पूर्वज के साथ, है ना, अप्रभावी पूर्वज के साथ संकरित करके निर्धारित होता है, यह संकरण कहलाता है पृष्ठ संकरण या परिसंकरण संकरण या दीर्घ संकरण या बाह्य संकरण। 29 नंबर प्रश्न है और 29 नंबर प्रश्न का जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग कहते हैं परीक्षण संकरण। क्लियर हो गया। अगला, शरीर में रुधिर का भंडार। तो शरीर में रुधिर का भंडार का मतलब शरीर में रुधिर बनता कहाँ है, इसकी बात है। तिल्ली में बनता है या अस्थि मज्जा में बनता है या हृदय में बनता है या यकृत। शरीर में रुधिर का भंडार है कहाँ, है ना। 30 नंबर आपके पास प्रश्न है और इसका जवाब बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो शरीर में जो रुधिर का भंडार है, जहाँ पे जब भी क्वेश्चन बोला कि बनने की बात करेगा, तो जब भी क्वेश्चन बनने की बात करेगा तो याद रखना ब्लड का जो निर्माण होता है, ब्लड में जो आरबीसी खास तौर पे है वो बोन मैरो में बनता है, यानी अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है।
लेकिन शरीर में जो ब्लड का भंडार है जहाँ पे सब जाकर इकट्ठा हो जाते हैं वो होता है तिली, जिसको हम लोग प्लीहा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर्य के किस रंग में रश्मियों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है? कौन सा कलर होता है भाई? लाल, हरा, नीला, बैंगनी। तो सूर्य में याद रखना एक कलर है जो फोटोसिंथेसिस क्रिया को ही तीव्र कराती है, वह कौन सी कलर है? तो उस कलर का नाम है लाल कलर। इसलिए सुबह के समय फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे बेहतर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न इनमें से बाहरी निषेचन के लिए जल आवश्यक नहीं होता है? किसमें बाहरी निषेचन के लिए जल आवश्यक नहीं होता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेक्रियोफाइटा, एस्पर्मेटोफाइटा। 32 नंबर आपके पास प्रश्न है और इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। किसकी बाहरी निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? थैलोफाइटा का, ब्रायोफाइटा का, टैक्रियोफाइटा का, एस्पर्मेटोफाइटा का। 32 नंबर प्रश्न आपके पास स्क्रीन पर है और 32 का जवाब बताना है कि आपका क्या होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा एस्पर्मेटोफाइटा में आने वाले जो जीव होते हैं वो बाह्य निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है जैव भू रासायनिक चक्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? पदार्थ चक्र, अवसादी चक्र, पदार्थ चक्र और गैसीय चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र को और किस नाम से जानते हैं? 33 नंबर क्वेश्चन है और इसका जवाब बताना है क्या होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं पदार्थ के चक्र। क्या कहते हैं? पदार्थ के चक्र। हम लोग आ गए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न पे। दोहरा निषेचन का अर्थ क्या हुआ? दोहरा निषेचन का मतलब क्या हुआ भाई? दो 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 यहाँ पे देखो, दो पराग नाभिकों के अंडों एवं पराग नाभिकों का संलयन, अंडे नर युग्मक का द्वितीय नाभिक और दूसरे युग्मक का साथ संलयन, दो अंडों का संलयन, या अंडे के साथ एक नर युग्मक और साइनाइड के साथ एक दूसरे युग्मक के साथ संलयन। यानी 34 नंबर जो प्रश्न है इसका जवाब बताना है कि क्या होने वाला है। और ये जो जवाब होगा ये होगा दो पराग नाभिकों के अंडों एवं पराग नाभिकों का संलयन होना दोहरा निषेचन कहलाता है। याद कर लो बाबू, है ना इस चीज को। अमीबा में जनन की सबसे सामान्य विधि बताने कौन है? तो अमीबा जो अब रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है वो होता है मुकुलन, बहुखंडन या द्विखंडन या बीजाणु जनन। देखो भाई एक ऐसे अमीबा हो गया, ये जब डेवलप करता है तो अपने जैसा दो अमीबा को बनाता है। अपने जैसा क्या करता है? दो अमीबा को बनाता है, तो इसलिए कहलाता है द्विखंडन। क्या कहलाता है? द्विखंडन। तो इस तरह से आपको हम लगभग बता दिए कि टोटल इसमें हम लोग ने केवल साइंस का आज डिस्कशन किया। 35 क्वेश्चन में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास? इसमें जो और चीज़ें बची हुई इस सेट में हम लोग ने करेंगे और क्लास आप बढ़िया से करते रहिए। और ये पूरी चीज़ को याद कर लीजिएगा, आप रिपीटेशन वीडियो को देखिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा क्योंकि हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जो 8 क्लास के बच्चे स्कॉलरशिप का एग्जाम देने वाले उनके पास शेयर कीजिए, ये आपकी एक जिम्मेदारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।